नेशनल चिल्ड्रंस डे जो 14 नवंबर को 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल प्रेस डे जो मनाया जाता है 16 नवंबर को। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। और फिर 5th ऑडिट दिवस ये भी मनाया जाता है 16 नवंबर को। तो तीन डेज हो गए जो 16 नवंबर को मनाया जाता है। मलयालम फिल्म के जाने माने कलाकार सुरेश गोपी जो अभी मिनिस्टर भी हैं, उनको मनोरमा न्यूज़ मेकर अवार्ड 2024 दिया गया। फिर बिहार का लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ था, उसके रिजल्ट्स आए थे और इंडिया ने इसको क्लीन स्वीप किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीपीडीपी रूल्स को भारत में नोटिफाई कर दिया है जो 18 मंथ्स के बाद लागू होगा। इसके बारे में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट दिया है। एक है भारत में जितने भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसके 1 किलोमीटर के अंदर, यानी कि इनकी बाउंड्री जो होती है उससे 1 किलोमीटर के अंदर कोई माइनिंग ऑपरेशंस नहीं होंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है उसके सेल्स पे कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस के एयरफोर्स के बीच 8 गरुड़ मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है फ्रांस में। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशनलाइज किया है भारत में खुद से एक निर्मित मोनोरेल इन अरुणाचल प्रदेश में। इसका देखो सिग्निफिकेंस क्या है। फिर न्योमा एयरबेस ऑपरेशनल हो गया है। आंध्रा गवर्नमेंट ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और वो सेटअप करेगा सेंटर फॉर एनर्जी एंड साइबर रिसिलियंस इन आंध्र प्रदेश। वेस्ट जोन ने सीनियर वुमेन इंटर जोनल T20 ट्रॉफी पहली बार जीत लिया है। इसने नॉर्थ जोन को फाइनल में हराया था। और कुछ प्रैक्टिस MCQs होंगे जो बाद में किया जाएगा। पहला न्यूज़ चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को भारत में हर दिन मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे। ये क्यों? क्योंकि ये जन्मदिन है किनका? पंडित नेहरू का। पंडित नेहरू भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे 15 अगस्त 1947 को। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस समय ये प्राइम मिनिस्टर थे और 64 तक ये प्राइम मिनिस्टर थे। 17 ईयर्स तक ये प्राइम मिनिस्टर लगातार रहे थे। भारत में सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड किनके नाम है? पंडित नेहरू के पास है। इन्हीं का जो जन्मदिन होता है वो चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। फर्स्ट टाइम ऑफिशियल देखो, वैसे तो 1954 में मनाया गया था चिल्ड्रंस डे, लेकिन ऑफिशियली 1957 ऑनवर्ड्स 14 नवंबर को मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे भारत में। आप जानते हो डेज में हम लोग क्या करते हैं? थीम भी याद करते हैं। 2025 का थीम है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। ये थीम है 2025 का। अब देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का है। भारत में तो चिल्ड्रंस डे मनाते हैं 14 नवंबर को, लेकिन वर्ल्ड चिल्ड्रन डे जो होता है ना वो 20 नवंबर को मनाया जाएगा, यानी कि 6 दिन के बाद मनाया जाएगा हमारे देश के चिल्ड्रंस डे के बाद। ठीक है। जो इंटरनेशनल डे ऑफ द चिल्ड्रन होता है वो मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ठीक है। और जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। तो ये सारे अलग अलग हैं। ठीक है। दूसरा है नेशनल प्रेस डे। ये कब मनाया जाता है? ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। तो फिर इसको 16 नवंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन इस्टेब्लिश किया गया था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो 16 नवंबर 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बना था। किस कानून के तहत? अंडर द प्रेस काउंसिल एक्ट 1965। इसका मतलब जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है ना जिसको कानून के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। बाद में इसको रिवैम्प किया गया था। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। वो 16 नवंबर 1966 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसीलिए हर साल हम लोग मनाते हैं 16 नवंबर को एज अ नेशनल प्रेस डे। आप जानते हो जो भी डे मनाया जाता है उसके साथ थीम होता है। तो 2025 का जो थीम है वो है सेफगार्डिंग प्रेस क्रेडिबिलिटी
अमिड्स राइजिंग मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो सेफ गार्डिंग प्रेस क्रेडिबिलिटी अमिड्स राइजिंग मिस इन्फॉर्मेशन। और थोड़ा सा स्टार्टिंग में याद रख लेना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था फर्स्ट प्रेस कमीशन इन 1952, ठीक है। और इसके चेयरमैन थे जस्टिस GS राध्यक्षा। तो ये स्टार्टिंग पोर्शन में याद रखना, फर्स्ट प्रेस कमीशन जो था सेटअप हुआ था 1952 में, और उसके चेयरमैन थे जस्टिस GS राध्यक्षा। और इन्हीं कमीशन के रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कानून बनाया, या पार्लियामेंट ने कानून बनाया, इंडियन प्रेस काउंसिल एक्ट 1965, जिसके तहत प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। फिर डेज में ही इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस 16 नवंबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। तो फिर 16 नवंबर को ऐसा क्या हुआ कि इसको हम इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मनाते हैं। देखो हुआ क्या था, 16 नवंबर 1995 को जो यूनेस्को की मीटिंग हुई थी, और यूनेस्को की मीटिंग में जो मेंबर कंट्रीज थे उन्होंने एक डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया था। उस डिक्लेरेशन का नाम रखा था डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑन टॉलरेशन। तो फिर इसी को मार्क करने के लिए 1996 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया, और क्योंकि 16 नवंबर को यूनेस्को ने यह रेजोल्यूशन पास किया था, इसलिए 16 नवंबर को वर्ल्ड में घोषित कर दिया गया एज द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर टॉलरेंस, ठीक है। इसमें देखो कोई थीम वगैरह नहीं होता, इसलिए इसमें थीम नहीं है हमारा। इसमें एक दिलचस्प चीज़ है, ये जो प्रस्ताव है ना इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, एक्चुअली इसके पीछे जो थे वो थे मदनजीत सिंह, है ना। ये मदनजीत सिंह जी हैं, ये इंडियन हैं, ये भारत के डिप्लोमेट भी रह चुके हैं। इन्होंने प्रस्ताव दिया था, उन्होंने कहा था, और ये कब किया था, 1995 में। उस समय गांधी जी का 125th बर्थ एनिवर्सरी था। महात्मा गांधी वो हमेशा प्रीच करते थे कि एक दूसरे को के व्यूज़ को टॉलरेट करो, एक दूसरे को टॉलरेट करो, और हमेशा वो अहिंसा की बात करते थे। सहिष्णुता बोलते हैं ना हिंदी में इसको, सहिष्णुता और अहिंसा की बात करते थे गांधी जी। मदनजीत सिंह ने प्रस्ताव रखा कि गांधी जी का 125th बर्थ एनिवर्सरी आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग मनाते हैं, इनके सम्मान में टॉलरेशन डे मनाते हैं। और साथ साथ इन्होंने ये भी कहा ना, क्यों ना इनके नाम पे एक प्राइज़ रखा जाए। लेकिन यूनेस्को ने क्या किया, उसने कहा कि गांधी जी पे बहुत सारा है, हम आपको ऑनर करने के लिए आपके नाम पे एक प्राइज़ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यूनेस्को ने स्टार्ट किया, यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज़ फॉर प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। ये इंडियन है, इसीलिए देखो याद रखना स्टैटिक है। अब देखो होता क्या है, ये जो यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज़ होता है ना, ये दिया जाता है आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। फर्स्ट टाइम दिया गया था ये 1996 को, तो हमेशा ये इवन ईयर में चलेगा। 2024 में ये प्राइज़ दिया गया था। अब अगला प्राइज़ जो होगा ना वो 2026 में दिया जाएगा, नेक्स्ट ईयर दिया जाएगा। और ये हमेशा दिया जाता है कब, 16 नवंबर को, जो मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। नेक्स्ट ईयर ये दिया जाएगा, ऐसे याद रखना। यूनाइटेड नेशंस में इंडियंस के नाम पे 2 प्राइज़ है, एक है मदनजीत सिंह प्राइज़ फॉर प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस, और एक जो है ना वो कलिंगा प्राइज़ है। कलिंगा आप जानते हो भारत में उड़ीसा का पुराना नाम है। उड़ीसा के पहले इससे पहले सीएम थे, अभी तो बीजेपी की गवर्नमेंट जीत गई ना वहाँ पे, बीजेपी पार्टी, और मोहन चरण मांझी अभी सीएम है। मोहन चरण मांझी से पहले वहाँ पे सीएम थे नवीन पटनायक। नवीन पटनायक के फादर थे बीजू पटनायक। इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली है, बहुत पैसे वाले हैं। बीजू पटनायक ने आपका मनी डोनेट किया था यूनेस्को को, और उन्होंने कहा था साइंस के प्रचार के लिए, साइंस के प्रमोशन के लिए आप एक प्राइज़ स्टार्ट करो। यूनेस्को ने उनकी बात मान ली, तब से कलिंगा प्राइज़ फॉर साइंस दिया जाता है। तो भारत में भारत के नाम से 2 अवार्ड है यूनेस्को जो देता है, एक मदनजीत सिंह प्राइज़ है, एक है कलिंगा अवार्ड फॉर साइंस, ठीक है, साइंटिफिक अवेयरनेस इसका नाम है। ये दोनों स्टैटिक पोर्शन है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। फिर 5th ऑडिट दिवस, इसको मनाया गया न्यू दिल्ली में।
ठीक है, ये देखो हमारे देश में मनाया जाता है 16 नवंबर को और पहली बार मनाया गया था 2021 को। तो 21, 22, 23, 24, 25 क्या हो गया, 5th ऑडिट दिवस हो गया। इसके लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में और उस फंक्शन में चीफ गेस्ट कौन थे, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है सीपी राधाकृष्णन। 16 नवंबर को क्यों मनाया जाता है ऑडिट, हमारे देश में ऑडिट करने की सुप्रीम संस्था जो है ना वो है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, महालेखा नियंत्रक परीक्षक या कंट्रोलर, कम होता है COM होता है COMP। ठीक है, कंट्रोलर नहीं कंट्रोलर। तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसका जो हिस्ट्री है ना वो चला जाता है ब्रिटिश टाइम में। 1857 में जब आपका रिवोल्ट हुआ था भारत में, तो फिर 1858 एक्ट पास हुआ जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो इंडिया में ख़त्म हो गया और डायरेक्ट जो इंडिया का रूल था वो चला गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। तो 1858 के एक्ट के तहत भारत में आपका बनाया गया था ऑडिटर। ऑडिट का प्रावधान किया गया, पोस्ट क्रिएट किया गया और जो फर्स्ट ऑडिटर थे वो थे ऑडिटर जनरल सर एडवर्ड ड्रमंड। सर एडवर्ड ड्रमंड ने भारत के पहले ऑडिटर जनरल के रूप में अपना काम संभाला था 16 नवंबर 1860 को। ठीक है, इन्होंने काम संभाला। अब क्योंकि 16 नवंबर को भारत का पहला ऑडिटर ने काम करना शुरू कर दिया, इसीलिए 16 नवंबर को डिसाइड किया गया कि 16 नवंबर को भारत में मनाया जाएगा एज अ ऑडिट दिवस। आप जानते हो 1947 में भारत आज़ाद हो गया। 26 जनवरी 1950 को इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया और आर्टिकल 148 के तहत ये जो ऑडिटर जनरल थे ना, इनका नाम चेंज करके इसको कर दिया गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वैसे याद रखना भारत में हमारा CAG कंट्रोलर का फंक्शन कभी नहीं करता। ये ब्रिटेन से नाम लिया गया है, काम नहीं करता, लेकिन फिर भी नाम स्टक कर गया है, इसीलिए इसको CAG बोलते हैं। और भारत में सबसे बड़ा सुप्रीम ऑडिट करने वाली संस्था कौन सी है, ऑडिट करने वाली संस्था है आपकी CAG। ठीक है, और फिलहाल हमारे देश में अभी CAG कौन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति जो है वो अभी हमारे CAG हैं। ठीक है, ये याद रखना, सिंपल सा है। अब देखो डॉक्टर CP राधाकृष्णन आ गए, तो इन्हीं से रिलेटेड एक और न्यूज़ कर लेते हैं। ये है हमारे वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन और ये हैं सुरेश गोपी। ये मलयालम फिल्म के बहुत प्रसिद्ध एक्टर थे। 2024 का इलेक्शन हुआ, केरला से खड़े हुए बीजेपी के टिकट पे ये जीत गए। मोदी सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने इनको मिनिस्टर बना दिया, सॉरी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनको एक मिनिस्टर बना दिया। ठीक है, सुरेश गोपी, उनको अवार्ड मिला है मनोरमा न्यूज़ मेकर अवार्ड 2024। देखो मनोरमा न्यूज़ मेकर अवार्ड 2024 हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये उतना इम्पोर्टेंट अवार्ड नहीं है, लेकिन हम इसको क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि ये अवार्ड एक सिटिंग मिनिस्टर को मिला है और ये अवार्ड जो दे रहे हैं ना वाइस प्रेसिडेंट दे रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए अवार्ड इम्पोर्टेंट हो गया। क्योंकि फिर अगले साल इसको हम लोग, अगर कोई किसी और को मिलेगा, हमारे किसी काम का नहीं होगा ये अवार्ड। ठीक है, इसमें आप यही याद रखना, सुरेश गोपी जो है ना ये जूनियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर टूरिज्म एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये फिल्म मलयाली फिल्म के बहुत फेमस एक्टर भी हैं। फिर ये तो आपने सुना ही होगा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में ज़बरदस्त स्वीप किया है, ये आपने सब ने सुना होगा। देखो इलेक्शन पढ़ते कैसे हैं, इलेक्शन से कैसे न्यूज़ से क्वेश्चन उठाते हैं। एक तो यही याद रखिएगा, बिहार में ये जो इलेक्शन हुआ था वो किस लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हुआ था, यानी किस लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के गठन के लिए हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट है, ये 18वां या 18th लेजिस्लेटिव असेंबली को के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनाया गया था, गठन के लिए बनाया गया। बिहार में शायद पहली बार जो इलेक्शन हुआ वो 2 फेज़ में हुआ, अदरवाइज 6-7 फेज़ में होता था बिहार में इलेक्शन, इस बार 2 फेज़ में हुआ। एक हुआ था 6th को जिसमें 121 सीट्स का हुआ था, दूसरा हुआ था 11 नवंबर जिसमें 122 सीट्स का हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट देखो ये वाला है, बिहार में जो इलेक्शन हुआ था कितने सीट्स पे इलेक्शन हुआ था।
ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूछते हैं। 243 सीट्स पे हुआ था। फिर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसने कितना जीता? 20 सीट्स, 202 सीट्स। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, 89 सीट्स। जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी जो है, 85। और फिर इसको हम स्किप मार सकते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, वो आपके इंटरेस्ट पे है। काम क्या है चीज़ इसमें, देखो क्या याद रखना, 18th लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुआ था 2 फेज में, 6th और 11th को। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सीट्स हैं? 243। सबसे ज़्यादा सीट्स किसको मिला? बीजेपी। एनडीयू का कितना है? 202। जेडीयू का कितना है? 85। उसके बाद सब स्किप मार सकते हो, आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हो। दूसरा याद रखना, ऑफ कोर्स राष्ट्रीय जनता दल को कितना मिला है? 25 सीट मिला है। फिर बिहार में अभी तक सबसे कम उम्र के इलेक्टेड एमएलए कौन है? मैथिली ठाकुर। ये एक फोक सिंगर है जिनकी उम्र 25 साल है, ये जीत गई हैं और इनका कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम क्या है? अलीनगर। एक सबसे यूनिक चीज़ है, नीतीश कुमार शायद यही आपके सीएम बनेंगे, लेकिन जब तक कंफर्म नहीं होंगे तब तक हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। नीतीश कुमार बहुत लंबे 9 बार वो सीएम बन चुके हैं बिहार के। मजे की बात क्या है, इस बार उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, वो इलेक्शन लड़ते ही नहीं हैं, ठीक है। लास्ट जो इलेक्शन लड़ा था उन्होंने 1995 में हरनौत कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो हार गए। उसके बाद उन्होंने कभी भी लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव नहीं लड़ा, ठीक है। वो क्या है? बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, गिने चुने स्टेट से भारत में जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ है? बिहार, मध्य प्रदेश नहीं, वहाँ नहीं है, बिहार है, आंध्रा है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, इन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, ठीक है। नीतीश कुमार ने इलेक्शन लड़ना 95 के बाद बंद कर दिया और वो बेसिकली विधान परिषद के मेंबर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर है। सबसे यूनिक चीज़ है, इसको याद रखना, क्योंकि अधिकतर जानते हो क्या करता है, जब लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होगा तो सीएम जो बनता है या जो सीएम हार गया उसके कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में भी पूछ लेता है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हुए, ये क्वेश्चन पूछता है। इसलिए ध्यान रखना, नीतीश कुमार किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े नहीं हुए थे, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई कर दिया है डीपीडीपी रूल्स। डीपीडीपी क्या होता है? पहले फुल फॉर्म डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। मीन्स जब हम लोग यूज़ करते हैं डिजिटल मीडिया को, जैसे आप नेट पे जाते हो, कोई सामान परचेस करते हो या फिर यूट्यूब वगैरह यूज़ करते हो, आप लॉगिन करके अपना डेटा देते हो ना, वो आपका डिजिटल डेटा है, उसका बहुत मिसयूज़ होता है। तो फिर उसके प्रोटेक्शन के लिए पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। देखो होता क्या है, इन्होंने लॉ पास कर दिया, खाका बना दिया, लेकिन फिर जो उसमें कहते हैं ना डिटेल्स होते हैं, जिसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोलते हैं, ये जो डिटेल है वो गवर्नमेंट तैयार करता है उसको बोलते हैं रूल्स। तो ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स है, इसको नोटिफाई किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, जो बेसिकली ऑपरेशनलाइज कर रहा है किसको? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहता है, ये 18 मंथ्स के बाद लागू होगा। ये परसों लागू हुआ था, आपका नोटिफिकेशन आया था, फ्राइडे को आया था, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये लागू होगा 18 मंथ्स के बाद, तो ये अभी तुरंत लागू नहीं हुआ है, ये 18 मंथ्स के बाद लागू होगा, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ये 18 मंथ का टाइम है, भारत में जो डिजिटल इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनके पास अब एक प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, ताकि वो धीरे धीरे इसके लॉ के तहत जो रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा करेंगे। तो उनको टाइम दिया गया, आप अपने आप को तैयार करो। इसमें हमारे काम का क्या है, सिंपल एग्ज़ाम रहेगा तो फिर इतना ही पूछेगा कि ये कब से लागू होगा, 18 मंथ्स के बाद होगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा एग्ज़ाम होगा तो फिर उसमें हम लोग डिटेल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पूरा ये टेक्निकल होता है, जो काम का चीज़ है वो है। इसमें एक शब्द यूज़ किया गया है, डेटा फिड्यूशरी। फिड्यूशरी का मतलब होता है ना, ये फिड्यूशरी, इसका मतलब होता है ट्रस्ट।
ठीक है। इसका मतलब हम लोग अपना जो डेटा है ट्रस्ट करके किसी को देते हैं, किसको देते हैं हम लोग, कॉमन अगर बोलचाल की भाषा कहें तो कंपनी को देते हैं। जैसे आपने अमेज़ॉन पे अपना अकाउंट खोला, अमेज़ॉन को आपने सारा डिटेल दे दिया, आपका घर कहाँ है, ठीक है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आप क्या क्या सामान खरीदना पसंद करते हो, क्या क्या खरीदना पसंद नहीं करते हो। ये डेटा मार्केटिंग वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने ट्रस्ट करके ये डेटा उनको दे दिया कंपनी को दे दिया। तो डेटा फिड्यूशरी का मतलब कंपनी समझ लो, ठीक है, जो डिसाइड करते हैं कि जो डेटा हमने दिया है इनको, उसका वो किस तरह से प्रोसेसिंग करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। एक होता है डेटा प्रिंसिपल्स, ये सब लीगल टर्म्स है, थोड़ा ध्यान रखना। डेटा प्रिंसिपल्स का मतलब हम और आप जो किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए किसी डिजिटल साइट्स पे जाते हैं, जैसे अमेज़ॉन पे चले गए सामान खरीदने के लिए, हमने अपना लॉगिन किया ना, हम उसका कस्टमर बन गए ना, हम लोगों ने अपना सारा डेटा उसको दिया ना, तो हम लीगली क्या कहलाएंगे, डेटा प्रिंसिपल कहलाएंगे। ठीक है, ये दो चीज क्लियर है, डेटा फिड्यूशरीज और डेटा प्रिंसिपल्स। फिर डीपीडीपी रूल का मेन पार्ट्स क्या है। पहला, कंसेंट ऑफ द यूजर्स इज मस्ट बिफोर द कंपनीज कैन प्रोसेस एंड यूज इंडिविजुअल डेटा। सिंपल सा है, अगर हम अमेज़ॉन पे जाते हैं और वहाँ पे लॉगिन करके अपना डेटा देते हैं, तो अमेज़ॉन हमसे पूछेगा क्या हम आपके डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और कानून में कहा गया, ये बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में कस्टमर्स को बताया जाएगा, टेक्निकल नहीं होगा, छोटे छोटे लैंग्वेज में नहीं होगा, ऐसा भाषा यूज़ नहीं करोगे जिससे समझ में ना आए। तो एकदम सिंपल भाषा में आप उनको बताओगे कि हम आपके डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। दूसरा, इसमें एज डिफाइन किया गया है। एडल्ट किसको कहा जाता है, जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। इसका मतलब 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा, इसमें बच्चा ही हो गया, अगर यूज़ कर रहा है डिजिटल साइट्स को, ठीक है, तो फिर उस पर जो कंसेंट होगा ना, वो बच्चा नहीं देगा, उसके पेरेंट्स देंगे। जैसे बहुत जगह ना ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी कर रहे हैं, बच्चे यूट्यूब्स पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, डिजिटल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। तो फिर बच्चों पे ये कैसे रोका जाए, तो उन पर रोक लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं लोग। यहाँ पे कहा जा रहा है जिसका एज 18 साल से कम का होगा वहाँ पे कंसेंट पेरेंट्स के द्वारा लिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, 18 साल वाला, ठीक है। फिर इसमें कहा गया है कि अगर वो व्यक्ति चाहे तो बाद में अपना जो कंसेंट है ना, वो विड्रॉ भी कर सकता है। फिर सबसे बड़ा खतरा क्या होता है हमारा डेटा का, हमारा डेटा कोई चुरा लेता है। आप सुनते हो आधार का इतना डेटा था वो ब्रीच हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस से क्रेडिट कार्ड का डेटा ब्रीच हो गया, तो ये हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन है ना। तो डीपीडीपी रूल में क्या कहा गया है कि अगर किसी का डेटा हैक हो जाता है, किसी का डेटा कोई चुरा लेता है, तो फिर वो जो कंपनी है विदिन 72 वो उस इंडिविजुअल को इन्फॉर्म करेगा कि आपके डेटा में ब्रीच हो गया। ये अब गूगल भी आपको भेजता रहता है कि आपका पासवर्ड कमज़ोर है, आपका ये पासवर्ड चोरी हो गया, इसको बदल लीजिए। तो इसमें लॉ बना दिया गया है कि वो इंडिविजुअल को बताएगा, और फिर जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड सेटअप किया जाएगा उसको ये 72 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करेगा। ये हमारे इम्पॉर्टेंट है, 72 आवर्स, ठीक है। फिर यहाँ पर ये कहा गया है कि जो डेटा है ना, उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। उसका रूल क्या है, अगर कोई ई कॉमर्स कंपनी है जैसे अमेज़ॉन, ठीक है, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, जिसके कम से कम 2 करोड़ यूज़र हैं भारत में, या फिर ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है जिसके कम से कम 50 लाख यूज़र हैं भारत में, या फिर लार्ज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में क्या आ गया, यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया, एक्स वगैरह आ गया, जिसके कम से कम 2 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। इनको अपने कस्टमर का डेटा 3 साल में डिलीट करना पड़ेगा अगर वो यूज़र इनएक्टिव है। इसका मतलब आप सपोज करो फेसबुक के मेंबर हो, फेसबुक पे आप लॉगिन करते हो, फेसबुक पे आपने अकाउंट बनाया, अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो फेसबुक 3 साल के बाद आपका डेटा क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। लेकिन इससे पहले ना वो आपको एक वार्निंग भेजेगा कि हम आपका डेटा डिलीट करने वाले हैं। ये वार्निंग आपके पास आता रहता है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं।
लेकिन 2 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे कानून कहता है कि आपको ये डेटा रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब डेटा डिलीट कब होता है? अगर कोई उसका इस्तेमाल नहीं, इनएक्टिव अकाउंट है उसके 3 इयर्स के बाद, ठीक है। लेकिन कंपनी को एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर बताना पड़ेगा कि हम आपके डेटा को ख़त्म कर रहे हैं। फिर एक मेजर जो है ना कि इंडिया का जो डेटा है वो इंडिया में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। मुकेश अंबानी का फेमस स्टेटमेंट है, वो कहता है जो न्यू ऑयल है, यानी कि दुनिया में एक समय था ना 20th सेंचुरी, जिसके पास तेल है वही माला माल है, उसी के पास पावर है। वो कहता है 21st सेंचुरी में डेटा इज ऑयल, डेटा सबसे इम्पोर्टेंट है। और भारत और अमेरिका के बीच एक पॉइंट ये भी उभरता आ रहा है कि भारत चाहता है कि भारत में जो लोग अमेरिकन सोशल मीडिया उसका जो इस्तेमाल करता है उसका डेटा इंडिया से बाहर ना जाए, वो भारत में ही रहे। डीपीडीपी रूल में ये कहा गया है कि इंडिया का जो इंडियंस जो हैं जिनका पर्सनल डेटा है वो इंडिया से बाहर जा सकता है, लेकिन इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं है ना, आप उसको ध्यान में रख के ही बाहर भेज सकते हो। इसका मतलब इसने बैन नहीं किया है, इसने कहा कि आप डेटा भेज सकते हो लेकिन आपको भारत सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डीपीडीपी में, ये जरूर क्वेश्चन इस पे आएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट का 2 जजमेंट आया है, फटाफट वो कर लेते हैं। पहला जजमेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रा के डिवीजन बेंच ने, ठीक है, उसने जजमेंट दिया है जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, यानी कि इनकी बाउंड्री जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से 1 किलोमीटर तक का जो एरिया है वहाँ पे कोई भी माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगा, कोई खदान एक्टिविटी वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इससे पहले भी भारत सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में ये जजमेंट दिया था जिसमें कहा गया था कि गोवा में, ठीक है, गोवा में जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके जहाँ बाउंड्री ख़त्म हुआ उसके 1 किलोमीटर तक कोई माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, गोवा वाला जो जजमेंट है ना उसको पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दिया है। तो आप बेसिकली याद रखना कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर, इतना काफ़ी है। फिर सुप्रीम कोर्ट के जो डिवीजन बेंच था जस्टिस JB पारदीवाला और संदीप मेहता, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया है। उन्होंने जजमेंट दिया है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, उसका जो सेल होगा उसमें आप सर्विस टैक्स नहीं लगा सकते। यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, जैसे ज़मीन हो गया, उसको आप उठा के दूसरी जगह नहीं ले सकते ना। तो अगर आप इसका सेल करते हो तो फिर इस पर कोई सर्विस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होगा, वो सर्विस टैक्स के स्कोप से बाहर है। केस क्या हुआ था, एक कंपनी था, ठीक है, उसने सहारा जो था ना पहले जो अब डूब गया है, उसने उसके लिए भारत के कुछ कुछ शहरों में प्रॉपर्टी खरीदने का काम किया था, कमीशन के बेसिस पे हेल्प किया था उसको खरीदने के लिए, ठीक है। तो फिर दिल्ली का जो था ना सब कमिश्नर ऑफ सर्विस टैक्स न्यू दिल्ली, उसने कहा कि इस पर आपको देना पड़ेगा सर्विस टैक्स, ठीक है। कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपेलेट, उसने कहा कि ये सर्विस टैक्स जो है आप जो मांग रहे हो ना एलिगेंट डेवलपर से जिन्होंने अपना सर्विस दिया था इसके लिए प्रॉपर्टी के लिए, वो गलत है, ये कानून से बाहर है। तो फिर CESTAT के खिलाफ जजमेंट के खिलाफ ये लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो सेल किया जाता है उसमें कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब अगर हम लोग ज़मीन खरीदते बेचते हैं ना हमारा, तो फिर उस पर हमें कोई सर्विस टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस पर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है ना आपका, जो स्टेट गवर्नमेंट लगाता है, ठीक है, बस इतना ही रखना। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसका जो सेल होगा उस पर भारत में सर्विस टैक्स नहीं लग सकता। फिर 8 गरुड़ मिलिट्री एक्सरसाइज 2025, इसमें सिंपल याद रखना, जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज होता है पढ़ने का तरीका क्या होता है, इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, किसके किसके बीच में हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कितने दिनों पे होता है। तो जो गरुड़ मिलिट्री एक्सरसाइज है ना,
ये एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। इसका मतलब ये होता है बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स। 2025 का जो एक्सरसाइज है ना, ये हो रहा है मोंटे दे मार्सान, ये जगह है फ्रांस में। 16 से स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट जो हुआ था 2003 में हुआ था, और ये अल्टरनेटिवली होता है इंडिया में, फ्रांस में। जैसे 2022 में ना ये हुआ था जोधपुर राजस्थान में। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट है 8th, वो फ्रांस की जिम्मेदारी थी, तो फ्रांस में हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, नॉर्मली एक्सरसाइज हर साल होता है, लेकिन ये जो गरुड़ एक्सरसाइज होता है ना, ये 2 ईयर्स पे होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, इसी को याद रखना। ये 2-2 साल पे होता है, ठीक है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज हमेशा पढ़ने का तरीका, एक तो कोड नाम क्या है, गरुड़ एक्सरसाइज किसके बीच में होता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो ये एयरफोर्स के बीच में। 8th एडिशन कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। कितने सालों पे होता है, 2-2 सालों पे ये होता है। इतना काफ़ी है इसमें। मिलिट्री में ही इंडियन आर्मी ने ऑपरेशनलाइज कर दिया है मोनोरेल। देखो ये है मोनोरेल, ठीक है। एक ही ट्रैक होता है और उसके ऊपर रेल चलती है। रेल तो नहीं है, स्लेज है, क्योंकि ये स्नो है, स्नो है ना, उस पर बनाया गया है, ठीक है। इंडियन आर्मी का एक है कॉप्स, गजराज कॉप। इसी ने डेवलप किया है मोनोरेल सिस्टम। कहाँ पे, कामेंग हिमालयस, अरुणाचल प्रदेश में। अब देखो बर्फ है, यहाँ पे सामान ऊपर ले जाना, आर्मी का सामान क्या होगा, उसके आर्म्स एमिनेशंस यही होंगे ना, उसको ले जाना ले आना बहुत मुश्किल होता है बर्फ में। तो इसने एक इंजीनियस सोल्यूशन निकाला है, इन्होंने मोनोरेल बना दिया है, जिसमें एक बार में 3000 किलोग्राम तक का लोड उठा के लिए जाया जा सकता है। यही ध्यान रखना बस इतना। कहाँ पे बना है, कामेंग हिमालयस, ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। फिर ये थोड़ा सा पुराना न्यूज़ है, मुड न्योमा एयरबेस, ये ऑपरेशनल हो गया है, ठीक है। यहाँ पे उतरा था एक C-130J ट्रांसपोर्ट प्लेन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। और इसके साथ थे एयरफोर्स के जो चीफ हैं अमरप्रीत सिंह, AP सिंह। इसने सिग्नल किया कि अब ये एयरबेस ऑपरेशनल हो गया है। खास बात क्या है, सबसे बड़ी खास बात है, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑपरेशनल फाइटर एयरक्राफ्ट बेस है वर्ल्ड का, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। तो वर्ल्ड का है तो भाई इंडिया का तो होगा ही होगा। ये इंडियन एयरफोर्स का बेस है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, 13,000 फीट। और कहाँ पे, ईस्टर्न लद्दाख। ये बिल्कुल LAC के पास है। LAC होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और आप जानते हो 2020 में जून गलवान में, ठीक है, जो लद्दाख में इंडिया चाइना के बीच में झड़प हुई थी, तब से इंडियन आर्मी और भारत सरकार ने पूरा कोशिश कर दिया है कि जो चाइना के साथ सटा हुआ बॉर्डर का एरिया है उसको डेवलप किया जाए। तभी देखो बहुत तरह के रोड्स बन रहे हैं, एयरफील्ड्स बन रहे हैं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम चाइना के साथ झगड़ा होगा, इंडियन आर्मी पूरी तरह से, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार रहेगा, ठीक है। लद्दाख में ये एयरफोर्स का चौथा बेस है, और इसकी रनवे की लंबाई कितनी है, 2.7 किलोमीटर लॉन्ग है। इससे आपके फाइटर क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट आराम से उतर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। यही याद रखना है, वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑपरेशनल फाइटर एयरक्राफ्ट बेस है, लद्दाख में है। और लद्दाख में एयरफोर्स के कितने बेस हो गए, 4 हो गए। फिर आंध्र गवर्नमेंट, इसने एग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, ठीक है, टू सेटअप सेंटर फॉर एनर्जी एंड साइबर रेसिलियंस। ये जो एग्रीमेंट है ना, इसका मेन मकसद क्या है, स्टेट के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना है। देखो कारण क्या है, भारत में ज़बरदस्त डेटा सेंटर्स खोले जा रहे हैं। डेटा सेंटर्स वो होता है जहाँ पे डेटा को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। ये हाईटेक आपका है, भारत उभरता जा रहा है डेटा सेंटर के रूप में। डेटा सेंटर को ऑपरेट करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करोगे उस पर साइबर अटैक हो सकता है और आपके पूरे डेटा को डिसरप्ट कर सकता है। इससे तो सबको दिक्कत हो जाएगी ना। तो फिर आंध्रा गवर्नमेंट ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, ताकि अगर किसी तरह का साइबर अटैक होता है स्टेट के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो डायरेक्टली डेटा सेंटर्स पे बुरी तरह से प्रभाव डालेंगे, उससे उसका बचाव किया जा सके। ये देखो इसका सिग्निफिकेंस है। ये जो एग्रीमेंट है ना, ये साइन किया गया था एट द 30th CII पार्टनरशिप समिट,
ठीक है। जो CII पार्टनरशिप समिट है ये हुआ था विशाखापट्टनम में। CII पार्टनर समिट जो होता है ना, एनुअल इवेंट होता है, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? CII क्या होता है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। किसके साथ करता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। तो CII और DPIIT जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ होता है, के अंदर आता है ये बॉडी, ये दोनों मिलकर आयोजित करते हैं CII पार्टनरशिप समिट। इसका मेन मकसद होता है ना, इंडिया को प्रेजेंट करना एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। बहुत सारे लोग इसमें आए थे, ठीक है। और देखो हर साल ये अलग अलग स्टेट्स में होता है, तो CII DPIIT तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट होगा जहाँ पे ये होस्ट किया जा रहा है वो भी इसका पार्टनर बन जाता है। इसका मतलब इस बार क्योंकि ये विशाखापट्टनम में हुआ था, तो CII DPIIT के साथ साथ इसमें होस्ट कौन था? आंध्रा गवर्नमेंट था। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। CII का तो पता ही है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। WEF ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसको सेटअप किया था क्लॉस श्वाब ने, और ये वर्ल्ड में एक बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस ग्रुप के रूप में उभरा है। ये हर साल एक एनुअल समिट करता है दावोस में, स्विट्जरलैंड में। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है ना, ये कहाँ है? कोलोन। कोलोन कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। फिर स्पोर्ट्स में वेस्ट जोन, उसने जीत लिया है सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल 2020 T20 ट्रॉफी 2025। वेस्ट जोन ने फाइनल में हरा दिया नॉर्थ जोन को 25 रन से। और ये फाइनल कहाँ खेला गया था? देखो ये नागालैंड क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, इन सोबीमा। ये इंपॉर्टेंट है। वेस्ट जोन ने पहली बार ये टाइटल जीता है, ठीक है। वेस्ट जोन को, सॉरी, वेस्ट जोन के लिए पहला टाइटल था। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड एडिशन जो हुआ था ना, उसमें ये सेंट्रल जोन और ईस्ट जोन से हार गया था फाइनल में, ठीक है। सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी कौन करता है ऑर्गेनाइज? कौन करता होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI। तो फिर इसमें जो होता है ना, इसमें भारत में 6 टीम पार्टिसिपेट करती हैं। भारत में सबको जोन्स में बांट दिया गया है, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन एंड नॉर्थ ईस्ट जोन। और जीता कौन? वेस्ट जोन। सिंपल सा रहेगा। आज के वीडियो पे कुछ, ठीक है, MCQs हैं। Which of the following regarding the Bihar legislative election is not correct? ध्यान देना, not correct. A. The election was held to constitute 18th legislative assembly in Bihar. B. Election was held on 243 seats. C. Chief Minister Nitish Kumar won his election from Harnath seat. D. BJP emerged as the largest party with 89 seats. E. None of these. इसमें नॉट करेक्ट आंसर होगा सी। नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ते ही नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो फिर हरनाथ से कैसे जीत गए? इन विच स्टेट हैज द इंडियन आर्मीज गजराज कॉर्प्स operationalized an indigenous monorail system at an altitude of 1600 feet? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। आप जानते हो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश में। आंसर क्या होगा? कामेंग, अरुणाचल प्रदेश। थर्ड, ऑन विच डे इज द ऑडिट दिवस ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? 14 नवंबर, 16 नवंबर, 16 दिसंबर, 15 मार्च, नन ऑफ दीज। इंडिया में ऑडिट दिवस कब मनाया जाता है? आंसर क्या होगा? 16 नवंबर। और पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया था? 2021 में। इसका मतलब जो 2025 में वो कौन सा ऑडिट दिवस है? 5th। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द गरुड़ मिलिट्री एक्सरसाइज इज नॉट करेक्ट? फिर आंसर वही क्वेश्चन वही है, नॉट करेक्ट। ए, इट इज हेल्ड बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड द फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स। बी, इट इज हेल्ड every 2 years alternatively in India and France. C, the first edition of the exercise was held in 2013.
D. The eighth Garud exercise was held at D. Marsan in France from 16 to 27 November. E. None of these. इसका आंसर क्या होगा? चारों ऑप्शन सही है, तो नॉट पूछ रहा है ना, तो फिर आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज. फिफ्थ, with which institution the Andhra Pradesh government has signed an agreement to set up a Center for Energy and Cyber Resilience in the state to protect the state's energy infrastructure? A. World Economic Forum. B. Google. C. Tata Consultancy Service. D. Infosys. E. None of these. आप जानते हो ये एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया गया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. और कहाँ पे? विशाखापट्टनम में, जहाँ पे 30th CII पार्टनरशिप समिट हो रहा था. ठीक है, आज के वीडियो में ये है. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग.